नोएडा से राजीव रंजन भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, लगता है ये कि जो अपमान की लड़ाई है, हिंडनबर्ग रानी का मुद्दा है, 24 तक शांत नहीं रहने वाला है। शायद विपक्ष ने भी अपने मुद्दे चुन लिए हैं और सत्ता पक्ष ने भी चुन लिए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो आम जनता के मुद्दे हैं, जिन पर असल में बात होनी चाहिए थी, उन पर तकरार सरकार के साथ विपक्ष को करनी चाहिए थी, जिसमें आपके सामने है बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, सिलेंडर है, इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल है, इन पर तो बात हो ही नहीं रही है। तो क्या ये पीछे रह जाएंगे और ये अपमान, लोकतंत्र, अडानी, हिंडनबर्ग, ये सभी छाया रहेगा 24 तक? देखिए विपनेश, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और हमारे देश की खूबी ये है कि हर 2-4 महीने पर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। ये देश साल भर चुनाव के मोड में रहता है। अगर आप देखें तो अभी नॉर्थ ईस्ट के चुनाव ख़त्म हुए, अब आपके सामने 1 महीने के भीतर, आज जब हम बात कर रहे हैं तो मुश्किल से 35-40 दिनों के भीतर देश के एक महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं। वहाँ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ाई होने की पूरी संभावना है और बड़ा रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। तो ये जो आप संसद में देख रही है, ये जो आप सड़क में देख रही है, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ाई देख रही है, ये सारी की सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो इन्हीं चुनाव के लिए और इन्हीं छवि के लिए कि कौन मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है, ये इसी के लिए सारी लड़ाई हो रही है। आज देखिए प्रभाकर ने बहुत विस्तार में सब कुछ 14 पार्टियों के बारे में बता ही दिया कि सीबीआई और ईडी गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करे। अभिषेक मनु सिंह भी विपक्ष की तरफ से आज अपीयर होंगे। उन्होंने जब याचिका दाखिल की थी तो तर्क दिया था कि 95% से ज़्यादा मामले विपक्षी दलों के हैं और सुप्रीम कोर्ट को इन एजेंसियों को एक गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए कि गिरफ्तारी के पहले और बाद की। तो आज उस पर सुनवाई होनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने, जैसा प्रभाकर ने कहा, सीबीआई के फंक्शन में जो बात कही, संसद में उन्होंने कहा था कि जो काम सत्ता पक्ष नहीं कर पाया वो ईडी ने कर दिया, सारी विपक्षी पार्टियों को एक कर दिया। सीबीआई के फंक्शन में जाकर के भी उन्होंने कहा किसी को छोड़िए मत, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखिए। देखिए कुल मिलाकर सत्ता पक्ष ये परसेप्शन बनाने में लगा है कि देश में जितने बेईमान हैं, देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं वही विपक्षी दल में है, जितने सदाचारी हैं, जितने हरिश्चंद्र हैं वो सब सत्ता पक्ष में हैं या आ जाएं तो हो जाएंगे। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर जो लोग भी हमारे पाले में हैं सिर्फ वही ठीक है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सारे जो इकट्ठा हुए ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। इस तरह का एक संदेश देने की कोशिश है, इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश है। दूसरी तरफ विपक्ष के लिए ये बताने में परेशान है कि इनके ऊपर चाहे आरोप सही हो या गलत हो, उसी में सही वाले भी खड़े हो जा रहे हैं कि हमको सताया इसलिए जा रहा है कि हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम विपक्ष के हैं। कुल बात यह है कि असली मामले सामने आते नहीं, भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं, देश में कोई पार्टी नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो और देश में सीबीआई कोई ऐसी सरकार नहीं जिस सरकार पर यह आरोप नहीं लगा हो कि उसने सीबीआई का मिसयूज़ किया है। आज प्रधानमंत्री जो बात भले कह रहे हैं, आप 7 साल 8 साल पहले के उनके वीडियोज़ उठा करके देख लीजिए। सीबीआई मिसयूज़ नरेंद्र मोदी आप खुद ही लिख लीजिए और उनके तमाम भाषण पढ़े हैं जिसमें वो कहते हैं कि सीबीआई का राजनीतिक षड्यंत्रों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का मोदी सरकार और उसके मंत्रियों को जेल में डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, सीबीआई का मिसयूज़ दिल्ली में बैठे नेता कर रहे हैं। तो आप अगर आंख बंद कर लें और आवाज़ को बदल दें तो शब्द वही दिखाई देंगे जो आज विपक्षी दलों के शब्द दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, आरोप वही रहते हैं। तो हमेशा से सत्ता पक्ष ये बात कहता रहा है और कांग्रेस पार्टी जो आज कह रही है सीबीआई का मिसयूज़ है, सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद अगर किसी पर यह आरोप लगा है तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान ही लगा है कि उसी ने शुरुआती दौर में एजेंसियों का सत्ता के लिए पक्ष में दुरुपयोग करने की शुरुआत की है। तो जो जैसा चलता आ रहा है वो वैसा ही चलेगा। जो बात आपने कही कि देश, महंगाई, मुझे तो लगता है कि जनता, जब तक लोकतंत्र में जनता अपने मुद्दों को नहीं चुनती है
तब तक वो इसी तरह फुटबॉल की तरह इधर से उधर पॉलिटिकल पार्टीज उनको अपने चीज़ों में उलझाए रखते हैं। तो जनता को खुद ही नहीं पता है कि उसके चुनाव के मुद्दे असल क्या है। वो कभी धर्म पर, कभी जाति पर, कभी दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा बहकती और बरसती है। तो इसलिए ये महंगाई, ये सब चीज़ें हमारे आपकी टीवी डिबेट के लिए और ये दिखने के लिए कि हम आम आदमी के लिए बहुत बात करते हैं, ये सिर्फ इतने ही तक का सब्जेक्ट है। बाकी जनता को भी इससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। 30 लाख के ऊपर की गाड़ियां जो अभी टोयोटा और दूसरी ने लॉन्च की है, 8-8 महीने की वेटिंग है। लोग हम लोगों को फ़ोन करते हैं कि आपके तो पहचान होगी, आप ज़रा जल्दी हमको दिला दीजिए। तो 30-30, 35-35 लाख की गाड़ियों के लिए पेट्रोल के पंप पर भराने के लिए मैंने तो नहीं देखा 5 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो लोग साइकिल से चलने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता है। चुनाव धर्म और जाति इसी पर हो रहे हैं, इसी पर होंगे। बिल्कुल राजीव, आप लगातार ये जनता को इस शो में आप कई बार कह चुके हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा में, ये उनको समझाने की, उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आम जनता अपनी परेशानी नहीं समझेगी कि उनके असल मुद्दे क्या हैं, इनको नहीं समझेगी, तब तक आवाज़ हम और आप कितनी भी बात कर लें, कितनी भी आवाज़ बन लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। जी राजीव। देखिए विपनेश, मैं दर्शकों को मैं जो बातें कहता हूँ वो इसलिए ऐसे नहीं कहता कि ये ऐसा मेरा कोई ज्ञान है। मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों से जब मैं मिलता हूँ, बातें करता हूँ, कर्नाटक के करीब 200 लोग, 200 राजनीति से जुड़े लोग 200 आए थे। कांग्रेस मुख्यालय में भी, बीजेपी मुख्यालय में भी टिकटों के चक्कर में आते रहते, आपको मालूम है। मैंने बहुत सारे लोगों से ऑफ कैमरा बात की और मैंने पूछा कि कर्नाटक के चुनाव का मुद्दा क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो, वोक्का लिग्गा भी नाराज़ हैं बीजेपी से और लिंगायत भी नाराज़ हैं, और जिस कम्युनिटी से येदियुरप्पा आते हैं उनको जिस तरह से साइडलाइन कर रहा है वो जाति उनसे नाराज़ है। यही देखते हुए माइनॉरिटी का 4% का कोटा बीजेपी ने 2% वोक्का लिग्गा और 2% लिंगायत को दे दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता, डी शिव कुमार इस जाति से आते हैं और वो उस जाति से आते हैं। तो मैंने पूछा कि चलो माइनॉरिटी का 4% वोट, जो 4% का कोटा काट दिया है, तो माइनॉरिटी किधर जाएगी? बोला माइनॉरिटी जेडीएस में भी जा सकती है, माइनॉरिटी कांग्रेस में भी जा सकती है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, माइनॉरिटी एक जगह नहीं जाती है? लोग कहते हैं बीजेपी के अगेंस्ट एक जगह जाती है। तो इंटरेस्टिंग सुनिए, कह रहे हैं कि कर्नाटक में जब हिजाब का मामला चला तो कांग्रेस पार्टी ने उतना सपोर्ट नहीं किया था। उस समय हिजाब के मसले पर चुप रह गई थी, सेफ गेम खेली थी, इसलिए थोड़ा सा ओवैसी आएंगे तो कांग्रेस को माइनॉरिटी का वोट डेंट कर सकते हैं। तो ये अब बात बताइए कि जब भी 35 दिन बाद चुनाव है, हर आदमी कर्नाटक का, कम से कम मैंने 50 लोगों से बात की विपनेश, एक ने अगर कहा होता कि महंगाई 1100 सिलेंडर है, अगर एक ने कहा होता कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मैं मान जाता। ये इनपुट मुझे जनता से मिलता है जो मैं आपको बताते रहता हूँ। यस राजीव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।